हेलो और नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे सब। तो सबसे पहले तो नववर्ष की हार्दिक बधाई आप सभी को। ईश्वर आपको सफलता प्रदान करे। और आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं अर्थव्यवस्था। आपको पता है एक वीडियो हम इस पे बना चुके हैं, आप लोग देखें। आपने नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसमें सिलेबस हमने डिस्कस किया था और एसडीजी गोल वगैरह के बारे में भी आपने देख लिया था। कुछ बेसिक चीज़ें उसमें डिस्कस कर ली थी, तो वो वीडियो आपको देखना चाहिए अगर आपने नहीं देखा है तो। और देख लिया है तो वेल एंड गुड। आज से हम प्रॉपर शुरू कर रहे हैं ये इकोनॉमिक्स। और दो चीज़ें मैं उससे पहले आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, और आपसे क्लियर भी कह सकते हैं कि क्लियर करना चाहता हूँ कि आप लोगों का कमेंट मैंने पढ़े थे। कमेंट्स में आपने लिखा हुआ था कि बीपीएससी की तैयारी कराएंगे कि नहीं, या एमपी की तैयारी आप कराएंगे कि नहीं। तो देखिए क्या है कि हम बेसिक बुक्स को लेके चल रहे हैं, रमेश सिंह और टी आर जैन। टी आर जैन 11th 12th के लिए होती है, और रमेश सिंह आप जानते हैं किसी भी प्रिपरेशन के लिए फॉलो की जाती है। तो इन दोनों ही बुक का जो सार है हम उसको लेंगे और बेसिक से लेके चलेंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता इकोनॉमिक्स में, या आपको डर लगता है इकोनॉमिक्स से, आपने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है पहले, तो भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आपको किसी भी तरह की चिंता करने की कोई आवश्यकता है नहीं, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आपको क्या करना है कि साथ के साथ नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। और जो जरूरी चीजें होंगी उनको मैं नोट करवा दूंगा आपको। जैसे कुछ डेफिनेशंस हैं तो वो मैंने लिख भी रखी है, मैं उनको आपको नोट करा दूंगा, तो वो आप नोट करेंगे। तीसरी चीज कि हम जैसे ही कोई एक चैप्टर खत्म कर लेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हैं उनको साथ के साथ डिस्कस कराऊंगा, ताकि एक आपको कॉन्फिडेंस बना रहे कि हाँ हमसे क्वेश्चन बन रहे हैं। आप भी कोशिश करिएगा कि कहीं से मॉक पेपर लेके आप उनको लगाते रहें साथ के साथ। बाकी बीच में जो इम्पोर्टेंट चीजें होंगी उनको हम डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज अर्थव्यवस्था की। ये सबसे पहली क्लास होगी, जिसमें पहली क्लास में हमने सिर्फ सिलेबस डिस्कस किया था, तो उस लिहाज से हम इसको पहली बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अर्थव्यवस्था को शुरू करने से पहले अर्थशास्त्र, ठीक है। तो अर्थशास्त्र क्या होता है ये जान लेते हैं। अर्थशास्त्र क्या होता है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र दोस्तों दो शब्दों से मिलके बना है। अगर इसको हम तोड़ देते हैं तो ये बना है अर्थ धन शास्त्र से मिलके, ठीक है। अब अर्थ का मतलब क्या होता है? अर्थ का मतलब होता है धन, ठीक है, धन। और ये आपका हो गया शास्त्र। तो इसको हम लिख सकते हैं धन का शास्त्र लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये लिख जाएगा धन का शास्त्र, यानी धन से संबंधित शास्त्र। ऐसे पढ़ सकते हैं हम इसको, क्योंकि अर्थ का मतलब हो गया धन और शास्त्र का मतलब शास्त्र, जिसमें सिद्धांत होते हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, व्याख्याएं होती हैं। तो हम इसको पढ़ सकते हैं धन का शास्त्र। तो हमें एक चीज समझ में आई कि अर्थशास्त्र विच इज इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, माफ कीजिएगा, इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू व्हाट? इज रिलेटेड टू मनी, दैट इज धन। तो धन का शास्त्र है अर्थशास्त्र, ठीक है। एक चीज समझ में आई। जो सबसे पहली पुस्तक मानी जाती है अर्थशास्त्र की, वो लिखी थी कौटिल्य ने, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अर्थशास्त्र की पुस्तक की रचना किसने करी थी? तो कौटिल्य ने लिखी थी अर्थशास्त्र, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है आपको। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना जो की थी वो कौटिल्य ने की थी। ये वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लगातार पूछा जाता है। स्टेट में भी पूछा गया है और वनडे एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। अगर अर्थव्यवस्था से संबंधित वनडे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो 50% से ज्यादा चांसेस रहते हैं कि इस क्वेश्चन को पूछा जाए। इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। आप क्या करेंगे, आप जिस भी पेपर कॉपी पे लिख रहे हैं उसका पेपर अगर इतना है तो आप एक काम करेंगे, या तो आप हेडिंग डाल ही देंगे, इधर भी थोड़ा सा पेज छोड़ के रखेंगे, ठीक है। ये असल में यूपीएससी या पीसीएस के बच्चों के लिए होता है, लेकिन ये सबके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे आप चीजों को नोट करेंगे, ठीक है, जो भी हम बताएंगे, जो भी आप बना रहे हैं, और यहाँ पे जो चीजें होंगी, जो पेपर छूटा हुआ है इतना, इसमें आप ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जो हम आपको बता रहे हैं, आप उसको यहाँ पे नोट करेंगे। जैसे कौटिल्य के बारे में मैंने आपको बताई कि इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना करी, तो आपने यहाँ लिख लिया। फिर दूसरा हम बताएंगे एडम स्मिथ के बारे में, तो वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। तो इस तरह एक शॉर्ट नोट आपका साथ के साथ प्रिपेयर होता जाएगा, जिस इसके बाद फिर आपको अलग से शॉर्ट नोट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप एग्जाम में पहुंचेंगे या एग्जाम देने से पहले प्रिपरेशन करेंगे, तो आप इसको साइड में देखते रहेंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इस पेज पे क्या है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारी डेफिनेशन में से सिर्फ एक दो की पॉइंट्स होते हैं, तो आप उस की पॉइंट्स को यहाँ लिख लेंगे, तो आपको सारा पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम से पहले, ठीक है। अभी तो आप पढ़ेंगे, तो आपको रिवाइज करना ये बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक्स जो है रिवीजन का सब्जेक्ट है, इसको जितना रिवाइज करेंगे उतना आपका बेहतर होता जाएगा। तो एक चीज तो हमने बता दी आपको कि कौटिल्य है, या जिनको चाणक्य भी बोला जाता था, उन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की थी, और ये क्वेश्चन आता है। लेकिन जो वास्तविक तौर पे अर्थशास्त्र की जो शुरुआत मानी जाती है, वो मानी जाती है 1776 से 1776 में एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी थी, ठीक है। एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी थी, और बुक का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। क्या था? वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। तो इस बुक से शुरुआत मानी जाती है वास्तविक तौर पे अर्थशास्त्र की। कब से? 1776 से। अगर इंग्लिश में आप लिखना चाहें तो ऐसे लिखा जाएगा, एक मिनट, डी आप लगाना चाहे नहीं लगाना चाहे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसको आप ऐसे लिखेंगे, वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। तो एडम स्मिथ ने, इसको भी आप वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट में लिख लीजिए, पूछ लेता है इसको, ठीक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 3 स्टार के। आउट ऑफ 3 में 3 ही स्टार दे रहा हूं। मैक्सिमम रेटिंग हमारी 3 रहेगी, तो मैं 3 ही इनको दे रहा हूं। वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशन जब आई, तो इस अर्थशास्त्र विषय की जो वास्तविक शुरुआत मानी जाती है, वो इस बुक से मानी जाती है। इसका जो पूरा नाम था वो था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन। इस बुक का पूरा नाम क्या था? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। ये पूरा नाम है इस बुक का, लेकिन जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो सिर्फ पूछा जाएगा वेल्थ ऑफ नेशंस किसने लिखी, एडम स्मिथ आपको बता देना है, या पूछ लेगा एडम स्मिथ की कौन सी बुक है इनमें से, तो आपको वेल्थ ऑफ नेशंस क्लिक करना होगा। यानी ऑब्जेक्ट एमसीक्यूज आते हैं तो भरना पड़ेगा आपको। तो ये चीजें आपको याद रखनी, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हम आ जाते हैं वापस इसी अपने विषय पे जहां से बात कर रहे थे। तो अर्थशास्त्र क्या है? अर्थ प्लस धनशास्त्र, दो शब्दों से मिलकर बना है, जहां पे अर्थ का मतलब क्या है? धन। धन का शास्त्र, जो धन से संबंधित है वो शास्त्र। तो समाज में या समाज के भौतिक कल्याण के कारणों का अध्ययन। कौन से कारणों का? भौतिक कारणों का। समाज के भौतिक कल्याण के कारणों का। भौतिक कल्याण के कारण क्या क्या हो सकते हैं? भौतिक कल्याण का आशय किससे है? ठीक है, भौतिक कल्याण का आशय किससे होता है? जो भौतिक सुख है, चाहे तो वो आपका रोटी हो, कपड़ा हो, ठीक है, मकान हो, तो इन कल्याण की प्राप्ति कैसे हो? जो भी भौतिक आवश्यकताएं हैं, भौतिक, आध्यात्मिक, मानसिक, इनको आप समझते हैं ना। तो भौतिक कल्याण की यहाँ पे बात हो रही है, जो उनके शरीर की सुविधाओं से संबंधित है, जो उन व्यक्तिगत हितों से संबंधित है, एक परिवार के तौर पे, एक समाज के तौर पे। तो उन भौतिक कल्याण के, ये आप लाइन लिख सकते हो अगर चाहो तो, कि समाज के भौतिक कल्याण के कारणों का अध्ययन किया जाता है अर्थशास्त्र में। ठीक है, ये बात समझ में आई आपके? तो भौतिक कल्याण का कारणों का अध्ययन, भौतिक कल्याण के कारणों का अध्ययन किया जाता है अर्थशास्त्र में किया जाता है। अगर अर्थशास्त्र की आप पूरी ये क्या होते हैं? ये सिद्धांत होते हैं। अर्थशास्त्र में क्या होते हैं? सिद्धांत होते हैं ये सारे। ठीक है,
एक सिद्धांत, ये मान लीजिए जो अर्थशास्त्र है ये एक ऐसी पुस्तक है जिसमें सिद्धांत दिए हैं कि मान लीजिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, उसके सिद्धांत क्या हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, उसके बारे में क्या सिद्धांत है, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, ठीक है, जीडीपी कैसे निकालते हैं, राष्ट्रीय आय कैसे निकालते हैं, तो वो सारे सिद्धांत किस में दिए हैं, वो इस बुक में दिए हैं अर्थशास्त्र में, ठीक है। और इन सिद्धांतों का जो व्यावहारिक तौर पे उपयोग होता है, जो व्यावहारिक तौर पे इनको उपयोग किया जाता है, व्यावहारिक तौर पे जिनको अपनाया जाता है, वो किसी अर्थव्यवस्था में होता है, ठीक है। तो इन्हीं सिद्धांतों का जो अनुप्रयोग होता है, उपयोग होता है, पालन होता है, वो होता है किसी अर्थव्यवस्था में। और अर्थव्यवस्था किसी क्षेत्र से संबंधित होती है। वो क्षेत्र या तो एक जिला हो सकता है, राज्य हो सकता है, देश हो सकता है, या दूसरा देश हो सकता है। कोई भी एक क्षेत्र होगा, कोई इकाई होगी जहां की अर्थव्यवस्था, मान लीजिए आपको किसी स्टेट की, जैसे कहते हैं ना ग्रॉस एसडीपी पता करनी है, ठीक है, तो वो एसडीपी आपका पता चल जाएगा। आपको जीडीपी पता करनी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भारत की पता करनी है, तो भारत के संदर्भ में आ जाएगा। डिस्ट्रिक्ट की पता करनी है, डिस्ट्रिक्ट के संदर्भ में आ जाएगा। तो इन सिद्धांतों का व्यवहारिक अध्ययन और व्यवहारिक तौर पर इनको लागू जो किया जाता है वो अर्थव्यवस्था में किया जाता है। फिलहाल हम जो पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, अर्थव्यवस्था पे बाद में चलेंगे। तो हम फिलहाल देख लेते हैं अर्थशास्त्र को, ठीक है। तो अर्थशास्त्र क्या है, सिद्धांत हैं इसमें बहुत सारे, यानी वे सभी सिद्धांत जिनका प्रयोग करके किसी देश में, देश हम भारत को लेके चल रहे हैं, भारत के बारे में पढ़ रहे हैं तो भारत को ही लेंगे, ठीक है। तो वे सभी सिद्धांत जिनका प्रयोग करके किसी देश में दुर्लभ संसाधनों का उचित आवंटन। अब यहाँ पे एक बात और आई, दुर्लभ संसाधन, ठीक है। तो दुर्लभ संसाधन आप समझ लीजिए क्या होते हैं। देखिए दुर्लभ संसाधन वो संसाधन होते हैं दोस्तों जिन संसाधनों को, जो संसाधन खत्म हो सकते हैं, जो अविनाशी हैं, ठीक है। तो जो जिनका विनाश होता है, माफ कीजिए, जो विनाश होता है दुर्लभ, जैसे आपका इसमें एग्जांपल अगर हम ले दुर्लभ संसाधनों में, जैसे कोयला है, ठीक है। कोयला एक सीमित मात्रा में है, उसके बाद खत्म हो जाएगा, लगते भी इसको सालों हैं बनने में। एक कोयला को हजारों साल लग जाते हैं बनने में जीवाश्म ईंधन के तौर पे। फिर इसमें आप पेट्रोल कह सकते हैं, ठीक है। आप इसमें कोई और तेल बोल सकते हैं, बायोगैस बोल सकते हैं, जो गैस जमीन से प्राप्त होती है उसमें, ठीक है, कंप्रेस गैस आदि। तो ये क्या है, ये इसमें आप पर्यावरण को भी आप ले सकते हैं, ठीक है। आप इसमें भूमि को ले सकते हैं, जल को ले सकते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेस जो सीमित मात्रा में है और जिनका प्रयोग हमें उचित तरीके से करना है और लिमिटेड है, ठीक है, हम बंधे हुए हैं, चाहे तो वो एसडीजी गोल के तौर पे हो, चाहे या हम कहते हैं जो सतत विकास की बात करते हैं कि आने वाली पीढ़ियों को हम क्या देके जाएंगे। तो इन दुर्लभ संसाधनों का उचित आवंटन, उचित आवंटन मतलब सभी लोगों को मिल जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी के पास ज्यादा हो, किसी के पास कम हो, यानी किसी के पास तो इतना भी नहीं है रिसोर्सेस कि वो अपना पेट पाल सके और किसी के पास बहुत ज्यादा है, तो वो असमानता ना रहे, उसका उचित आवंटन हो लोगों में। देखो सैद्धांतिक तौर पे ये बात हम कह रहे हैं, व्यवहारिक तौर पे आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि क्या क्या होता है। तो उचित आवंटन हो लोगों में, सभी का विकास किया जा सके, सभी का हित किया जा सके। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या होती है कि वे सभी सिद्धांत, ठीक है, जिनका प्रयोग करके किसी देश में, देश भारत हो गया, किसी देश में दुर्लभ संसाधन हमने बता दिए क्या है, दुर्लभ संसाधनों का उचित आवंटन। उचित आवंटन का मतलब मैंने बता दिया कि किसको, सबको समान तौर पे आवंटन करना एवं नागरिकों के अधिकतम कल्याण के उद्देश्य को प्राप्त करना, ये ही अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। बात समझ में आई। अधिकतम कल्याण मतलब प्रत्येक व्यक्ति का अच्छे से अच्छे लेवल पे, वो अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति का भी उद्भव हो, विकास हो, उसका भी कल्याण हो, सामाजिक और आर्थिक तौर पे। सामाजिक आर्थिक तौर पे कल्याण की बात कही जाती है। अब जानते हैं सामाजिक और आर्थिक कल्याण की बात, हमारे सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने की बात हमारे राज्य व्यवस्था में भी करी गई है, संविधान में भी कही गई है। तो उन चीजों को लागू किया जाता है इन क्षेत्रों में भी, ठीक है। तो उसी सामाजिक और आर्थिक कल्याण को सुनिश्चित किया जा सके, ऐसी अवधारणा ये अर्थशास्त्र के अंतर्गत आती है।
ठीक है। और इसी अर्थशास्त्र के इन सिद्धांतों का जो व्यावहारिक अध्ययन होता है वो हमारे अर्थव्यवस्था में आता है। बात समझ में आई? तो अगर आप इस डेफिनेशन को लिखना चाहें अर्थशास्त्र की तो आप लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट भी है, आपको नोट करना भी चाहिए कि अर्थशास्त्र क्या है। वे सभी सिद्धांत जिनका प्रयोग करके, लिखिए जल्दी से, वे सभी सिद्धांत जिनका प्रयोग करके किसी देश में दुर्लभ संसाधनों का उचित आवंटन एवं नागरिकों के अधिकतम कल्याण के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके, ऐसे सिद्धांत अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, पहली बात हो गई। अब यहाँ पे हम एक चीज और देखेंगे, ये मैं मिटा दूं, ये मिटा देता हूं। अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप वीडियो बैक करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। अर्थशास्त्र की दो शाखाएं होती हैं, उन दो शाखाओं को हम देख लेते हैं। इतनी बात आपकी समझ में आ गई, ठीक है। और जो भी चीजें मैं बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको आपको याद रखना है। अब यहाँ पे अर्थव्यवस्था हटा दूं क्या मैं? अब तो आपको समझ आ ही गया कि अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं, इसको हम मिटा देते हैं। अब हम देखते हैं अर्थशास्त्र की शाखा है, ठीक है, अर्थशास्त्र की शाखाएं। तो इसकी दो शाखाएं होती हैं अर्थशास्त्र की, ठीक है। एक होती है आपकी माइक्रो और एक होती है मैक्रो। ठीक है, एक होती है माइक्रो और एक होती है मैक्रो। जो हम इसको पढ़ेंगे, अगर इसका आप हिंदी जानना चाहें तो ये होता है व्यष्टि, ठीक है, और ये होता है समष्टि। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा इनके नाम से ही कि माइक्रो मतलब होगा सूक्ष्म, सूक्ष्म अध्ययन, सूक्ष्म इकाई का अध्ययन, ठीक है, और ये होगा समग्र अध्ययन। अगर हम इसको वैन आरेख में देखें तो ये ऐसे बनेगा, ये हम वैन आरेख खींचा तो अगर ये हमारा समष्टि है, ठीक है, तो ये हमारा इसमें कहीं एक छोर पे, एक कोने पे ये हमारा व्यष्टि है, ठीक है। तो इस तरह आप इसको समझ सकते हैं, ये पूरा समष्टि है और व्यष्टि है। तो हम किसका अध्ययन करते हैं? जो हमारी डिमांड होती है, हमसे इसकी डिमांड की जाती है कि हम समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में अध्ययन करें और हम इसी का अध्ययन करेंगे। अब इसमें ये पूछ लेता है कई बार माइक्रो और मैक्रो में थोड़ा सा डिफरेंस, एक दो लाइन का आप देख लीजिए। तो पहला तो यही हो गया कि सूक्ष्म ये है और ये समग्र है, यानी ये इंडिविजुअल प्रति, इसको कह सकते हैं, इसके अंतर्गत आर्थिक इकाइयों के व्यवहार का व्यक्तिगत स्तरीय अध्ययन किया जाता है। आर्थिक इकाइयों के व्यवहार का, थोड़ा बड़ा लिख दूं कभी आपको दिखे ना, आर्थिक इकाइयों के व्यवहार का व्यक्तिगत स्तरीय अध्ययन, ठीक है। और इसमें क्या होता है? आर्थिक इकाइयों के व्यवहार का समग्र अध्ययन। ठीक, ये दो हो गए। तीसरा, अगर इसमें आप एग्जाम्पल देखना चाहें तो इसमें क्या आता है? प्रति व्यक्ति आ जाएगा, यानी पर कैपिटा इनकम आ जाएगा, ठीक है, ये क्या आ जाएगा? पर कैपिटा इनकम। और इसमें क्या ले सकते हैं आप? इसमें लागत, ठीक है, लागत ले सकते हैं। और इसमें क्या ले सकते हैं? कीमत ले सकते हैं। लागत कीमत क्या है? लागत कीमत है सिद्धांत, लागत सिद्धांत, कीमत सिद्धांत। तो हम इसका किस पे अध्ययन कर रहे हैं, अब ये समझ लीजिए। इसमें अगर हम इसी को लेंगे, तीसरे को पहले लिख लो फिर मैं समझा देता हूं।
तो यहाँ प्रति व्यक्ति आय है, तो यहाँ हम राष्ट्रीय आय ले लेंगे, या मुद्रास्फीति ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरह ये अलग लेवल पे बड़ा अध्ययन हो जाता है। इसमें आप गरीबी, बेरोजगारी ये सब भी ले सकते हैं। तो गरीबी ले लो, बेरोजगारी ले लो, इन सब का अध्ययन किया जाता है। बात समझ में आई? अब देख लीजिए, माइक्रो जो है ये है सूक्ष्म, छोटी अवधारणा है। ये क्या होती है? व्यक्तिक स्तरीय, यानी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी के लेवल पे हम अध्ययन करते हैं। जैसे मैं हूं, मेरी कोई फर्म है, मेरी फर्म ने कितना उगाया, कितना उत्पादन किया, कितना जैसे हम चेयर बनाता हूं मैं, मान लीजिए मेरी कंपनी है जो चेयर बनाती है, तो मेरी कंपनी की साल में कितनी चेयर बनाई, कितना उत्पादन किया, और कितना उत्पादन के बाद हमने उसमें निवेश किया, कितना बेचा, वो सारा जो अध्ययन होगा वो क्या है? व्यक्तिक स्तरीय अध्ययन है मेरे लेवल पे। लेकिन आर्थिक इकाइयों के व्यवहार का समग्र अध्ययन क्या है? पूरे देश की वस्तुओं और सेवाओं का कितना उत्पादन हुआ, उनके मूल्य की टोटल वैल्यू निकालेंगे, वो सब चीजें करेंगे उनकी। तो ये क्या होगा? समग्र अध्ययन है। ये बड़े पैमाने पे है, ये छोटे पैमाने पे है। तो हमें इंडिविजुअल से तो मतलब होता नहीं है। अगर हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें किसी एक से मतलब क्यों होगा? हमें तो पूरे देश का पढ़ना है। तो हम इसका अध्ययन करते हैं, आर्थिक इकाइयों के व्यवहार का समग्र अध्ययन। ठीक है, इसमें क्या है? जैसे राष्ट्रीय आय है, तो नेशनल इनकम आपसे जानने को बोलता है कि नेशनल इनकम क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, जिसको सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। मुद्रास्फीति आपसे पूछ लेता है, गरीबी पूछ लेगा, राष्ट्रीय आय पूछेगा, तो हम इसको पढ़ेंगे, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। ये प्रति व्यक्ति आय है, यानी पर कैपिटा इनकम। इसकी जगह हम क्या पढ़ेंगे? नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय को पढ़ेंगे। लागत सिद्धांत, कीमत सिद्धांत, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम सीधा पढ़ेंगे मुद्रास्फीति कैसे कम हो रही है, कैसे ज्यादा हो रही है, गरीबी बढ़ रही है, उसके कारण क्या है, कैसे कम करेंगे, वो सब। तो ये क्या है? ये राष्ट्रीय आय के निर्धारण में और उसके स्थायित्व में हेल्प करता है। ठीक है, राष्ट्रीय आय का निर्धारण भी करता है और ये इसके स्थायित्व को भी प्रदान करता है। निर्धारण एवं स्थायित्व कैसे करता है ये समझ लीजिए। देखिए, मान लीजिए हमें पता चला कि मुद्रास्फीति बढ़ रही है। मुद्रास्फीति को जो सरकार ने माना हुआ है वो कहते हैं 4 ± 2 तक होनी चाहिए। ठीक है, अगर इसकी रेंज में है मुद्रास्फीति देश में, तो मान लेते हैं कि ठीक है, उतनी होनी चाहिए। ठीक है, यानी 2 तक ठीक है, या फिर 6 तक ठीक है। उसके ऊपर जाता है तो भी नुकसानदायक है, उससे कम रहता है तो ग्रोथ रुक जाती है, वो हम आगे देखेंगे। तो मुद्रास्फीति मान लीजिए अगर 2 से नीचे जा रही है या 6 से ऊपर जा रही है, तो हमें पता चल गया कि मुद्रास्फीति बढ़ रही है। तो हम क्या करेंगे? उसी हिसाब से मैनेज कर लेंगे अपनी इकोनॉमी को। वो बहुत सारे टूल्स होते हैं गुणात्मक और मौद्रिक नीति के तहत, वो चीजें पढ़ेंगे हम, तो उनके माध्यम से इसको कंट्रोल कर लिया जाता है। तो इस तरह राष्ट्रीय आय का निर्धारण भी होता है इससे, और स्थायित्व भी दिया जाता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को इन सब के माध्यम से। ठीक है, कि स्थायित्व कैसे देंगे? इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कर लेंगे, तो स्थायित्व आ जाएगा। बात समझ में आई? तो हम किसका अध्ययन करेंगे? समष्टि को पढ़ेंगे। समग्र अध्ययन है, बड़े तौर पे अध्ययन करेंगे। आर्थिक इकाइयों के व्यवहार का समग्र अध्ययन करेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। राष्ट्रीय आय का निर्धारण इससे होता है, स्थायित्व मिलता है इससे, और इसमें मुद्रास्फीति, गरीबी, बेरोजगारी, ये सब इसके अंदर आते हैं, एग्जाम्पल हैं। इसमें प्रति व्यक्ति, लागत, आय सिद्धांत और ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इसमें ये क्या होता है? ये कीमत, आय और लागत इन सब के सिद्धांत पे आधारित होती है, तो इसका हमें अध्ययन नहीं करना होता। बात समझ में आई? बस इसमें इतना ही जानने जैसा था, और इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो जानना चाहिए। तो हमें इतना ध्यान रखना है, हमें समष्टि का अध्ययन करना है, ना कि व्यष्टि का अध्ययन करना है। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। अगर चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप बाद में नोट कर लेना। साथ के साथ कर लिया होगा तो बेहतर है। ठीक है, चलिए अब मैं मिटा देता हूं, क्योंकि फिर वीडियो लंबा जाएगा, और वीडियो लंबा जाएगा तो भैया आप भी होंगे बोर। तो उससे बेहतर है कि वीडियो छोटा बनाया जाए और काम भर का बनाया जाए। मेरा भी यही रहता है कि आपको चीजें सिर्फ काम भर की मिलती रहे तो आप खुश रहते हैं। अगर ज्यादा मिलता है तो आपको
भी दिक्कत होने लगती है। तो अब देख लेते हैं अर्थव्यवस्था क्या होता है। अर्थशास्त्र आपको समझ में आ गया, अब अर्थव्यवस्था देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अर्थव्यवस्था क्या है, इस ये भी दो शब्दों से मिलके बनी है। अगर हम इसको तोड़ें तो अर्थ प्लस व्यवस्था। ठीक है, तो ये क्या हुआ, धन से संबंधित व्यवस्था। अर्थ को हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, धन पढ़ेंगे, धन और व्यवस्था। तो वो व्यवस्था को देखना है कि वो व्यवस्था क्या है। तो ये भी क्या है, धन से संबंधित ही व्यवस्था है। अब इसी को यहाँ पे आपको देखना है। तो अगर इसकी डेफिनेशन हम देखें तो वह व्यवस्था जिसमें किसी क्षेत्र विशेष में संसाधनों का नागरिकों को आवंटन इस प्रकार किया जाए कि नागरिकों का अधिकतम सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण संभव हो सके। तो यही बात हमने उसमें भी बोली थी, अर्थशास्त्र में। वहां क्या बोली थी, ऐसे सिद्धांत, ठीक है, जिनका प्रयोग करके नागरिकों का अधिकतम कल्याण प्रदान किया जा सके और उचित आवंटन किया जा सके संसाधनों का। लेकिन यहाँ पे एक क्या बात जुड़ गई, किसी क्षेत्र विशेष में। अर्थव्यवस्था में सिर्फ यही एक बात महत्वपूर्ण है, सारी चीजें वही हैं। वहां पे भी संसाधनों का आवंटन हो रहा था, वहां पे भी क्या हो रहा था, वहां पे भी लोगों के कल्याण की बात कही जा रही थी। तो उसी सिद्धांत को हमने किसी क्षेत्र विशेष के रूप में देख लेना है, तो वो अर्थव्यवस्था बन जाएगी। कैसे समझेंगे इस बात को, ये समझिए। धन तो वहां भी केंद्र में था, धन यहाँ भी केंद्र में है। अब ये क्या है, मान लीजिए ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हमने भारत ले लिया। ठीक है, इसको भारत समझिए आप, इसको आप कुछ भी समझ सकते हैं, भारत, रूस, चीन। लेकिन हम चूंकि भारत में रह रहे हैं तो हम अपने प्यारे भारत की बात करेंगे। ठीक है, तो ये क्षेत्र है, भारत है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, संसाधन है। तो इन संसाधनों का, ठीक है, क्या करना है, आवंटन करना है। ठीक है, संसाधनों का आवंटन करना है। किसमें करना है, नागरिकों में करना है। ठीक है, क्यों करना है, क्यों करना है, क्योंकि उनका अधिकतम कल्याण किया जा सके, अधिकतम कल्याण प्रदान किया जा सके, अधिकतम आर्थिक और सामाजिक कल्याण, तो अधिकतम कल्याण किया जा सके। ये बात समझ में आई। अब आप इसको कैसे बना सकते हैं, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, आप इनको मिला दो। बन गया। अब आप इसको कैसे पढ़ेंगे, ऐसी व्यवस्था, ठीक है, ऐसी व्यवस्था जहां पे किसी क्षेत्र विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में संसाधनों का आवंटन, ठीक है, किसी क्षेत्र विशेष में संसाधनों का आवंटन नागरिकों को इस प्रकार किया जाए कि उनका अधिकतम सामाजिक और आर्थिक कल्याण। इसमें ये बात निहित है कि आपको सामाजिक और आर्थिक साथ साथ पढ़ना है। ठीक है, ये पढ़ना है, और लिखा नहीं है मैंने, बस सामाजिक और आर्थिक कल्याण प्रदान किया जा सके, ऐसी व्यवस्था अर्थव्यवस्था कहलाती है। और धन वहां केंद्र में रहता है। बात समझ में आई, फिर से देखिए। अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसी क्षेत्र विशेष में संसाधनों का आवंटन नागरिकों को इस प्रकार किया जाए, इस प्रकार उचित आवंटन किया जाए कि उनका अधिकतम सामाजिक और आर्थिक कल्याण सुनिश्चित किया जा सके। ऐसी व्यवस्था अर्थव्यवस्था कहलाती है। और इसमें धन केंद्र में होता है और किसी क्षेत्र का होना अति आवश्यक होता है। अगर क्षेत्र ना हो तो वो सिद्धांत हो जाएगा, अर्थव्यवस्था नहीं कहलाएगी। बात समझ में आई। किसी क्षेत्र विशेष में संसाधनों का आवंटन नागरिकों को इस प्रकार किया जाए कि उनका अधिकतम सामाजिक और आर्थिक कल्याण सुनिश्चित किया जा सके या सुनिश्चित किया जाए, ऐसी व्यवस्था क्या कहलाती है, अर्थव्यवस्था कहलाती है दोस्तों। और यहाँ धन केंद्र में होता है, ठीक है, और क्षेत्र होना आवश्यक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर क्षेत्र नहीं होगा तो फिर ये सिद्धांत रह जाएगा, अर्थव्यवस्था नहीं हो सकती। क्योंकि अर्थव्यवस्था की पहली डिमांड ही है कि किसी क्षेत्र का होना आवश्यक है। बात समझ में आई आपको, ठीक है। अब ये आप ऐसे ही लिख भी लो इसको कि ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी क्षेत्र विशेष में संसाधनों का आवंटन नागरिकों को इस प्रकार किया जाए कि उनका अधिकतम सामाजिक और आर्थिक कल्याण सुनिश्चित किया जा सके, ऐसी व्यवस्था अर्थव्यवस्था कहलाती है। और यहाँ धन केंद्र में रहता है, धन की भूमिका केंद्र में रहती है। ठीक है,
ये आप लिख लीजिए, आपका अर्थव्यवस्था पूरा हो गया। और मुझे लगता है ये बात आपको समझ में भी आ गई होगी, ठीक है, समझ में आ गई ना, अधिकतम कल्याण की बात समझ में आ गई। इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। ये आपको बस ध्यान रखना पड़ेगा इसको बनाते हुए कि धन भी इससे जुड़ा हुआ है, धन से मैंने जोड़ा हुआ है ना, देखो धन को प्लस से जोड़ा हुआ है यहाँ पे, तो धन यहाँ केंद्र में रहेगा, ये बात ध्यान रखनी है। धन केंद्र में, धन के सारा तो मामला ही अर्थ का व्यवस्था, धन की व्यवस्था चल रही भैया, तो धन आपको याद रखना पड़ेगा गुरु। धन अगर आप भूले तो हो जाएगी समस्या। तो धन को आपको याद रखना, धन को आपने भूलना नहीं है, ठीक है। और अर्थव्यवस्था मैंने बता दिया किसी क्षेत्र के नाम के बिना अधूरा है। तो आप इसको चाहे तो जब भी कहीं की अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे तो इसको कैसे पढ़ेंगे, आप इसको पढ़ेंगे या तो भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, ठीक है, इसको आप या तो भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, अमेरिकी अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, ठीक है, इसको चीनी अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, इसको जापानी अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। जिस भी देश के आगे जो भी अर्थव्यवस्था पढ़नी है, जिस देश का नाम लग जाएगा उस क्षेत्र विशेष की हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश का बजट पढ़ते हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, बिहार का बजट पढ़ते हैं। तो क्षेत्र जुड़ जाएगा, ठीक है, और ये सारा मामला साफ हो जाएगा। समझ आया बात, ठीक है। तो अब इसको मैं रफ कर दूं, ये आपने लिख लिया होगा। ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपको समझ नहीं आएगा। आप तो एकदम अद्भुत हो भैया जी, अद्भुत। अब अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। ये हो गया आपका, अर्थशास्त्र भी समझ आ गया आपको और अर्थव्यवस्था भी समझ आ गया। अब अर्थशास्त्र हमने क्या क्या देख लिया, हमने अर्थशास्त्र देख लिया, अर्थशास्त्र के दो प्रकार देख लिए, कौन सा हम पढ़ रहे हैं वो भी देख लिया, समष्टि का हम अध्ययन कर रहे हैं। उसके बाद हमने अर्थव्यवस्था पढ़ ली। अर्थव्यवस्था पढ़ने के बाद अब हम अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, इसमें हम अंतर देख लेते हैं, ठीक है। ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है जो भी मैं बता रहा हूं, इनको आप कतई इग्नोर मत कर देना दद्दा, इग्नोर कर दे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक बा। तो ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर देख लें, हम अंतर पढ़ेंगे हर जगह ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। अंतर जो हमने पढ़ना है हम ऐसे ही अंतर पढ़ेंगे। आपको मेंस में भी आए तो ऐसे ही लिखना है अंतर, अलग अलग पॉइंट बना के, बड़ी महत्वपूर्ण चीज हो जाती है। तो हम यहाँ पे क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, एक सैद्धांतिक विचारधारा है, ठीक है। अर्थशास्त्र क्या है, सैद्धांतिक विचारधारा है, ये हमने देखा था, हमने पहले पढ़ा। ये क्या है, सैद्धांतिक विचारधारा है। और ये क्या है, उसका व्यावहारिक रूप है, व्यावहारिक या वास्तविक आप लिख लो। जो ये सिद्धांत थे उसका वास्तविक रूप है, ये बात हम कह सकते हैं। ये बात समझ में आई आपको। अगर पहला देखें तो कि ये अर्थशास्त्र जो है ये एक सैद्धांतिक विचारधारा है, और अर्थव्यवस्था क्या है, इसी का व्यावहारिक रूप है। इसमें कोई कंफ्यूजन आपको होनी नहीं चाहिए, ये बात मैं आपको बता दी कि अर्थशास्त्र ये एक व्यवहारिक रूप है उसी का, ये किसी क्षेत्र विशेष में जाके व्यवहारिक रूप में हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें कुछ अलग से अगर हम देखें तो इसमें विभिन्न सिद्धांत शामिल होते हैं, ठीक है। इसमें विभिन्न सिद्धांत होते हैं। अर्थशास्त्र में विभिन्न प्रकार के सिद्धांत होते हैं, विभिन्न सिद्धांत होते हैं। जैसे कि अगर हम देखना चाहें सिद्धांत, तो जीडीपी क्या होता है, ठीक है, ये आपके समझाने के लिए लिखवा रहा हूं। अंतर सिर्फ आप पता कर लो, जीडीपी क्या होता है, ठीक है, या पर कैपिटा इनकम क्या होता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करना है। तो ये सिद्धांत होते हैं यहाँ पे, ये आप समझ गए बात। यहाँ पे ये सिद्धांत होते हैं, और जो ये होती है इसी, ये गतिशील चित्रण होती है इसका। अर्थव्यवस्था क्या होती है, इन सिद्धांतों का, ठीक है, इन सिद्धांतों का गतिशील चित्रण होती है। गतिशील चित्रण का क्या मतलब है, डायनामिक। गतिशील को क्या कहते हैं, डायनामिक कहते हैं, ठीक है। इसको गतिशील को क्या लिखते हैं, डायनामिक लिखते हैं। तो ये क्या है, ये इसमें यह सैद्धांतिक विचारधारा है, ये इसके व्यावहारिक या वास्तविक रूप है,
ये सिद्धांत होते हैं, जीडीपी, पीसी या पर कैपिटा इनकम, इन्फ्लेशन, या और भी बहुत सारे हैं, एनडीपी, एमएनडीपी, या फिर मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, वो सारी चीजों को आप इंक्लूड कर लो, समझ जाओ। और इन सिद्धांतों का जो गतिशील चित्रण है वही अर्थव्यवस्था कहलाती है। इसमें कोई कंफ्यूजन है आपको? होना भी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन है, इसके नीचे यहाँ पे एक डेफिनेशन आप लिख लो, ठीक है, ये अंतर हो गया। आप एक डेफिनेशन लिख लो जल्दी से कि अर्थव्यवस्था जो है ये क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र में व्यापक रूप से प्रयोग होने वाली वह अवधारणा है। अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र में व्यापक रूप से प्रयोग होने वाली वह अवधारणा है जिसका अभिप्राय किसी क्षेत्र विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष की बात मैंने बता दी आपको, भारत, रूस, जापान, चाइना, जो भी आप पढ़ना चाहें, ब्राजील, रसिया, ऑस्ट्रेलिया, तो किसी क्षेत्र विशेष में प्रचलित आर्थिक क्रियाओं की प्रगति एवं उनके स्तर एवं उनका स्तर होता है। बात समझ में आई? दोबारा बोल देता हूं। अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र में व्यापक रूप से प्रयोग होने वाली वह अवधारणा है जिसका अभिप्राय किसी क्षेत्र विशेष में प्रचलित आर्थिक क्रियाओं की प्रगति एवं उनका स्तर होता है। बात समझ में आई? अब यहाँ पे एक चीज आपको नोट करी होगी, आपने ध्यान अगर दिया हो तो, और नहीं दिया हो तो फिर भैया का ही कह सकते हैं बबुआ, लेकिन अगर ध्यान आपने दिया होगा तो यहाँ पे एक बात आपको ध्यान आई होगी कि आर्थिक क्रियाएं क्या आ गई भैया। आर्थिक क्रियाएं एक शब्द मैंने बोला अभी आपको डेफिनेशन में, परिभाषा में, तो आर्थिक क्रियाएं भी आप समझ लो। देखो मेरा यही है कि आप छोटी छोटी चीजों पे आप ध्यान दे ना दे, मैं दूंगा, ठीक है। मैं आपको छोटी छोटी चीजें बताता चलूंगा, मैं आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। आपका फिर भी नहीं होता है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, हर चीज को समझाऊंगा, अच्छे अच्छे तरीके से समझाऊंगा। और आगे चलेंगे तो मजा आएगा आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने में। लेकिन आपको कंटिन्यू रहना है, वीडियो आपको कंटिन्यू देखनी है, लोगों तक पहुंचाओ वीडियो को, सबको लाभ मिले ना। ऐसी ठंड में मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे खुद ठंड लग रही है, तो ठंड तो है। तो आर्थिक क्रियाएं की बात की, 4 क्रियाएं होती हैं बेसिकली जो आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। तो इसमें आपको पहले देखना है उत्पादन, ठीक है, उत्पादन, उपभोग, फिर होता है आपका निवेश, और फिर आपका फोर्थ जो है, फोर्थ होता है आपका विनिमय, ठीक है। तो ये 4 आर्थिक क्रियाएं होती हैं, सारा मामला इन्हीं से संबंधित है। जो मैंने आपको एक लाइन बोली ना कि किसी क्षेत्र विशेष में प्रचलित आर्थिक क्रियाओं की प्रगति एवं उनका स्तर होता है, ये बात बोली ना, प्रगति और उनका स्तर होता है अर्थव्यवस्था। तो किन की प्रगति? इनकी प्रगति, उत्पादन की प्रगति, उपभोग की प्रगति, निवेश की प्रगति और विनिमय की प्रगति, इन्हीं का सारा मामला, सब कुछ इस पे ही चलेगा, आगे भी पढ़ेंगे। तो अब देख लेते हैं, उससे पहले जब हम इतना अंदर जाएंगे उससे पहले हम ये देख लेते हैं भैया जी कि उत्पादन, उपभोग, निवेश और विनिमय होता क्या क्या है, ठीक है। तो उत्पादन क्या है? आप जो भी उत्पादन के 4 कारक होते हैं उनको आप देख लीजिए, यहीं पे लगे हाथ। तो इसको डीप में मैं पढ़ाऊंगा वैसे, लेकिन उत्पादन के 4 कारक होते हैं भूमि, साफ से लिख देता हूं, ठीक है, यहां देख लो, भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमशीलता। इसको इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? लैंड, ठीक है, और ये कैपिटल, ये होता है लेबर, और ये होता है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये होता है लैंड, कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमशीलता जिसको बोलते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमशीलता, ठीक है। तो ये उत्पादन के 4 कारक होते हैं। अगर ये भूमि ना हो, भूमि का यहाँ पे जमीन से आशय नहीं है, ये ध्यान रखना। अर्थशास्त्र में भूमि का मतलब होता है जल भी हो सकता है, जिससे भी आपको
एक आयाम मिल रहा है, ठीक है। जल हो सकता है, प्रकाश हो सकता है, भूमि यहाँ पे अलग अलग संदर्भ में हो सकती है, जमीन भी हो सकती है, सिर्फ जमीन नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमशीलता। आप ये समझिए, अगर जमीन नहीं है तो आप जैसे बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको भूमि चाहिए पहले, जिस पर बिल्डिंग बनाना चाहते हैं उसके लिए पूंजी चाहिए, कैपिटल चाहिए, लोग निवेश करें, पैसा चाहिए ना उसके लिए। पूंजी में सिर्फ पैसा नहीं होता, उसमें मशीनरी भी होती है, मशीन चाहिए, जेसीबी चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, तो वो सब क्या आता है, पूंजी में आता है। तो भूमि, पूंजी। श्रम में क्या आता है, लेबर आती है, श्रम में श्रम होता है। इसमें श्रम भी 2 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, वो देखेंगे बाद में। कुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक। जो मजदूर लेबर होती है वो अकुशल श्रमिक होते हैं, जो कुशल श्रमिक होते हैं वो इंजीनियर वगैरह होते हैं। तो ये भी आगे की बातें हैं, इनको हम पढ़ेंगे डीप में। उद्यमशीलता क्या होता है, जिनमें रिस्क लेने का, जोखिम लेने का, जिसमें ये गुण होता है। उद्यमशीलता उसको कहा जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप उसको कहा जाता है जो रिस्क लेने का, जोखिम लेने का, जिसमें अंदर से होता है, कहते हैं ना भावना होती है, या कह सकते हैं गट्स होते हैं, जिसमें कि हाँ ठीक है बिजनेस डूब भी सकता है, बन भी सकता है, तो उसको एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, उद्यमशीलता बोलते हैं। गुण है ये, 4 कारक हैं उत्पादन के, 4 कारक। तो इन्हीं 4 कारकों का प्रयोग करके जो भी हम उत्पादित करते हैं, जो भी हम बनाते हैं, वो उत्पादन कहलाता है। मान लीजिए आपने यहाँ इसमें से भूमि का प्रयोग किया, पूंजी का प्रयोग किया, श्रम का प्रयोग किया। उद्यमशीलता ना भी हो, ऐसा हो सकता है किसी में, आपने गेहूं उगाया, ठीक है, ठीक है, या फिर आपने क्या किया, गेहूं छोड़ दीजिए, इसमें एक छूट रहा है, हम क्या करते हैं, हम बोल देते हैं कि हमने कुर्सी बनाई, ठीक है। तो कुर्सी बनाने के लिए आपको क्या लगा, कुर्सी बनाने के लिए, कुर्सी बनाने के लिए आपको भूमि भी जरूरत पड़ी, आपको पूंजी की भी जरूरत पड़ी, पूंजी में मशीनरी भी लगी, पैसा भी लगा, श्रम भी लगा आपने उसमें, श्रम भी लगा, लेबर लगी, मजदूर भी लगे, कुशल और अकुशल श्रमिक भी लगे, और उद्यमशीलता, उसमें नुकसान भी हो सकता था। तो चारों ये कारक आए। तो इन चारों कारकों का प्रयोग करने के बाद किसी कंपनी ने एक कुर्सी बना दी। ये कुर्सी क्या है, उत्पादन है, ठीक है। ये कुर्सी क्या है, यहाँ पे उत्पादन है। ये बात समझ में आ गई। अभी इसी कुर्सी का जो उपयोग हो रहा है, कुर्सी क्या है, एक वस्तु है। ऐसे ही हम एक सेवा भी ले लेते हैं। मान लीजिए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये क्या है, सेवा है। तो बैंकिंग एक सेवा है, तो सेवा का भी प्रयोग हो सकता है, ऐसे ही कोई सेवा हो सकती है, इन्हीं का प्रयोग करके कोई सेवा भी प्रदान की जा सकती है। तो उपभोग क्या है, इसी वस्तु का, ये तो वस्तु है और ये सेवा है, इन्हीं वस्तु और सेवा का जो हम अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रयोग करते हैं, वस्तुओं और सेवाओं का, वो उपभोग या कंजप्शन कहलाता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, कंजप्शन बोलते हैं, ठीक है। ये इसको अवॉइड करिएगा थोड़ा। आज की ये प्रॉब्लम है, मैं वीडियो रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक्चुअली मैंने बताया था कि रिसोर्सेज की थोड़ी है, तो माइक मैंने मंगाया है, माइक आ जाएगा तो उसके बाद ये बाहर की आवाजें आना बंद हो जाएंगी। इस वीडियो के लिए बस मुझे माफ करिएगा, ये रात में भी कुत्ते भौंक रहे हैं यहाँ पे। तो कंजप्शन, ठीक है, कंजप्शन क्या है, इन कुर्सी और इन सेवाओं का, ठीक है, इनका जो हो रहा है, जो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कोई परिवार, कोई हाउस होल्ड, या मैं भी या आप भी, कोई भी जो इन वस्तुओं और सेवाओं का कंजप्शन करता है, अपनी आवश्यकता के अनुसार जो उपयोग करता है, वो उपभोग कहलाता है, कंजप्शन कहलाता है। तो ये आर्थिक क्रिया दूसरी हुई। फिर निवेश क्या है, जो हम यहाँ पे कुर्सी बना रहे थे, इस कुर्सी को बनाने के लिए जो हमें मशीनें चाहिए होती हैं, ठीक है, मशीनें चाहिए हमको, और इसी कुर्सी को बनाने के लिए हमें पैसा चाहिए, धन चाहिए हो सकता है, ठीक है, भवन, बिल्डिंग चाहिए हो सकती है। तो इन सब के लिए पैसा जहां से आ रहा है, या हम किसी और से हम ले रहे हैं, या हम ही खुद कर रहे हैं, तो ये सब निवेश कहलाता है, इन्वेस्ट कहलाता है, इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो ये निवेश होता है, ठीक है। भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यमशीलता, ये क्या है, उत्पादन के 4 कारक हैं, ये ध्यान रखना है आपको। उत्पादन हमने पढ़ा, उपभोग हमने पढ़ा, निवेश हम देख रहे हैं कि मान लीजिए जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैंने ये बोर्ड खरीदा, इस बोर्ड को मैंने क्या किया, निवेश किया कि भविष्य में मुझे कुछ आमदनी होगी आपको पढ़ाने से। मैं इसको अन्यथा मत लेना, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, मैं तो आपको बोला ही है ना कि पढ़ाने का कोई पैसा नहीं लेना है।
तो ये समझिए कि मैंने बोर्ड लिया, तो बोर्ड को लेने से मुझे ऐसा लगा कि मान लीजिए मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मुझे कुछ आमदनी होगी, तो ये क्या है, ये निवेश हो गया मेरा, कि मैंने इन्वेस्ट किया है कि मुझे कल को प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। विनिमय में क्या है, विनिमय में जो हम खरीदते या बेचते हैं, जो क्रय या विक्रय करते हैं, वो विनिमय कहलाता है। ठीक है, क्रय और विक्रय कहलाता है, जिसको हम खरीदते हैं बाजार में वो विनिमय कहलाता है। समझे, ये जो क्रय विक्रय की प्रोसेस है, यानी खरीदना बेचना जो होता है, ये विनिमय कहलाता है। खरीदना बेचना जो होता है ये आपका विनिमय कहलाता है। तो ये चारों आर्थिक क्रियाओं की बात हो रही है इस डेफिनेशन में, कि अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र में व्यापक रूप से प्रयोग होने वाली वह अवधारणा है जिसका अभिप्राय किसी क्षेत्र विशेष में प्रचलित आर्थिक क्रियाओं, समझ में आई, आर्थिक क्रियाओं की प्रगति एवं उनका स्तर होता है। बात समझ में आई, ये चारों समझ में आ गए आपको। ये क्या है, अगर इंग्लिश वाले, मैं ये इंग्लिश लिखना भूल गया हूं, तो ये प्रोडक्शन है। उत्पादन को क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन बोलते हैं। इसको कंजप्शन बोलते हैं, इसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, और इसको विनिमय को क्या बोलते हैं, एक्सचेंज बोलते हैं। अगर इसका कुछ और आपको प्रॉपर कहीं मिल जाए तो मुझे बता देना, कमेंट मत करने लगना। वैसे इसको एक्सचेंज ही बोलते हैं, ठीक है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है, विनिमय, तो ये आपको ध्यान रखना है, आर्थिक क्रियाएं आपको ध्यान रखना है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको भी देखना चाहें उत्पादन के कारकों को, वैसे इसके लिए मैं अलग से एक बार बताऊंगा। ये आपको आर्थिक क्रियाएं समझ में आ गई, उत्पादन के कारक जो होते हैं चारों, तो इसमें क्या मिलता है, इसके बदले इनको कुछ कुछ मिलता है। ठीक है, तो जैसे हमने उत्पादन के 4 कारक देखे, उत्पादन के कारक कितने देखे हमने, उत्पादन के कारक 4 देखे। पहला क्या देखा, भूमि, श्रम, इसको कहीं भी ले लो उससे फर्क नहीं पड़ता, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमशीलता। ठीक है, ये 4 है, ये आपको ध्यान रखना है बस। तो भूमि के बदले क्या मिलता है, किराया मिलता है। ठीक है, भूमि किसी ने दी, आप मैं रूम में रह रहा हूं, आप किसी रूम में रेंट पे रह रहे हैं, तो वो किराया देते हैं ना, तो भूमि के बदले क्या मिलता है, रेंट मिलता है या किराया मिलता है। ठीक है, श्रम के बदले क्या मिलता है, वेतन मिलता है। ठीक है, श्रम के बदले क्या मिलता है, वेतन मिलता है, सैलरी मिलती है। और पूंजी के बदले क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, लाभ मिलता है। ठीक है, पूंजी के बदले आपको लाभ मिलता है, उद्यमशीलता में भी आपको लाभ मिलता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है प्राप्ति हो रही है कहीं ना कहीं से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, भूमि, पूंजी, श्रम, इसमें भी आपको लाभ मिलेगा, फायदा होगा। उद्यमशीलता से भी आपको लाभ ही मिलता है, पैसा ही मिलता है उससे भी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर कोई कहीं पे आपको कुछ दिक्कत है इन सब में, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इसको क्लियर कर दूंगा। पहली बात तो, दूसरी बात, जो हमने आज चीजें डिस्कस की हैं वो आपको समझ आई कि नहीं, ये बताइए। ठीक है, अगर समझ आ गई है तब तो ठीक है। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ पे एक चीज आपको, इसको आप लाभ को ऐसे मत समझिए, आप इसको ना यहाँ पे ब्याज लिखिए। तो कोई अगर पूंजी देता है तो उसके बदले उसको क्या मिल जाता है, ब्याज मिल जाता है, और उद्यमशीलता पे लाभ मिल जाता है, ऐसे समझिए। ये अब आपको सही हो गया। और पूंजी में मैंने आपको बताया था, इसमें क्या क्या हो सकता है, मनी हो सकती है, और इसमें टेक्नोलॉजी हो सकती है। ठीक है, इसमें मनी हो सकती है, टेक्नोलॉजी यानी तकनीक हो सकती है, इसको आप हिंदी में तकनीक भी पढ़ सकते हैं, कि कोई टेक्नोलॉजी आपने ले ली तो उसके बदले क्या है, आपको ब्याज मिलता है। श्रम का मैंने आपको, इसको या तो वेतन पढ़ सकते हैं या आप मजदूरी पढ़ सकते हैं। अगर देखो अकुशल है तो वो मजदूरी बोलेगा, उसको वेतन नहीं बोलेगा, तो मजदूरी या वेतन, इसको आप भूमि पे किराया ही पढ़ेंगे, या आप इसको लगान भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, कई जगह अलग अलग मिल जाता है ना, तो इसको आप दोनों चीज देख लीजिए। भूमि का, जमीन अगर आप खेत की ली है तो लगान भी मिलता है और किराया भी मिलता है। श्रम में आपको वेतन भी मिलता है, मजदूरी भी मिलता है, वो बोलने का अलग रिवाज है। पूंजी में आपको ब्याज मिलता है, इसको इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है,
और उद्यमशीलता पे आपको लाभ ही मिलता है। तो किसी अर्थव्यवस्था की यही चीजें हैं और आप इसको समझ लीजिए। आज आप यहीं पे रोकते हैं, कल से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे और कल जो आपको वीडियो मिलेगा वो मिलेगा अर्थव्यवस्था के प्रकार। वो बड़ा टॉपिक है एक्चुअली थोड़ा सा, तो हम उसको अलग से देख लेंगे और पूरा एक वीडियो उसी पे बन जाएगा, क्योंकि दो तीन टाइप का होता है वो, कि एक तो आपका मिश्रित हो जाएगा समाजवादी, एक अंतर संबंध के आधार पे हो जाएगा, एक इन कारकों के आधार पे हो जाएगा, और एक अल्प विकसित विकसित वाला हो जाएगा। तो काफी बड़ा चैप्टर हो जाएगा, उसको अलग से 40-45 मिनट का अलग से डिस्कस कर देंगे। ये फिलहाल आपको कैसा लगा ये बताओ मेरे को, और कमेंट करके बताओ जो भी आपको लगता है कि कुछ चीजें ऐड की जानी चाहिए, या आपको लगा कि इंटरेस्टिंग है, या आपको लगा कि कुछ कमियां हैं, तो मुझे बता दो शुरुआत में ही, मैं उस पर काम कर लूंगा। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए, और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, फैलाइए इसको। ठीक है, चलिए मिलते हैं, शुक्रिया।